नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं और मित्रों, हमेशा की तरह एक बार फिर एक खौफनाक कहानी में आप सभी का स्वागत है। आप में से जिनके पास भी अपनी कोई भूत प्रेत की कहानी है वे हमें कमेंट में जरूर भेजें। तो चलिए एक दिल दहला देने वाली कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के एपिसोड के अंत में एक खास सवाल है। उस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना और अपना नाम लिखना मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अतिथि गृह की अटारी में एक पुराना और भारी लकड़ी का पलंग पड़ा था। उसके ऊपर बैठी नई दुल्हन की उम्र लगभग 18-19 साल रही होगी। उसकी आंखों और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन दिल की गहराइयों में एक अजीब सा अहंकार महसूस होता था, जैसे किसी शांत नदी का खिंचाव हो। उसने चमकीले लाल बॉर्डर वाली एक साधारण सी साड़ी पहनी थी, जो उसके खूबसूरत चेहरे पर खूब जंच रही थी। कान के पास से बालों की एक लट हवा में लहरा रही थी। अटारी की खिड़की के बगल में पत्तों से लदा एक विशाल पलाश का पेड़ था। सूर्य की किरणें लकड़ी की दरारों से होकर उसकी आंखों पर पड़ रही थीं। इस दुल्हन का नाम गायत्री पल्ली है, जो बंगाल की रहने वाली है। उसके चेहरे पर एक भोलापन और देहातीपन झलकता है, जिसे लोग मखा कहते हैं। उसकी सुंदरता उतनी ही कोमल है जितनी उसकी प्रकृति। अचानक गायत्री ने पुकारा, शिवली, ओ शिवली, सुनो, इधर आओ और अपने बाल धूप में सुखा लो। अपने सिर पर थोड़ा नारियल तेल भी लगा लो, वरना धूप में सूखने पर बालों की गांठें बहुत सख्त हो जाएंगी। तभी घर के अंदर से आती अगरबत्तियों की खुशबू के बीच एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में शरारत की झलक थी। अरे बाऊमानी भाभी, मैं गौशाला में गाय का दूध दूह रही थी, बस अभी लेकर आई हूँ। ये कहकर वो गायत्री के बगल में बैठ गई। गायत्री मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मेरी माँ और बहन की तरह सारा काम अकेले ही करोगी? दिन भर कितना काम करती हो। अब बस करो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ। शिवली झिझकते हुए बोली, अरे नहीं, आप यहाँ नहीं हैं, बल्कि मुझे आपके सिर में तेल लगाना चाहिए। आप इस बेंच पर बैठिए। गायत्री ने प्यार से उसे पास खींचते हुए कहा, अरे ऐसा मत कहो। अगर मैं तुम्हारे बालों में तेल लगा दूंगी तो क्या तुम मेरी छोटी बहन नहीं बन जाओगी? मैं एक दिन तुम्हें तेल लगाना भूल जाऊंगी, गायत्री ने हंसते हुए कहा। शिवली ने मुस्कुराते हुए तेल की बोतल ले ली और उसे गायत्री के सिर पर ढालना शुरू कर दिया। उन दोनों की हंसी की आवाज घर के आंगन में गूंज उठी। दोपहर की वो बेला किसी शांत और सौम्य छांव जैसी थी। हवा में गाय के दूध, पके आम और नारियल तेल की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी, जो बंगाल के ग्रामीण परिवेश का एहसास दिला रही थी। अब गायत्री पलाश तला स्थित इस घर की नई मालकिन और गृहिणी है। उसकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो जन्म से ही इसी घर का हिस्सा रही हो। घर की इकलौती छोटी बेटी शिवली, जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है, वो भी अपनी इस बड़ी ठकुराइन के कामों में हाथ बटाने में निपुण हो गई थी। उसी धूप भरी दोपहर में धूल भरी सड़क से डॉक्टर अरिंदम वापस लौटे। अरिंदम चौधरी ने शहर के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में 4 साल तक पढ़ाई की और अंततः अपने गाँव लौट आए। अब वो यहीं बाजार में एक छोटे से कमरे में बैठते हैं। वो मिट्टी का घर नुमा कमरा, जिसकी छत टिन की है, वहां एक बोर्ड टंगा है, डॉक्टर ए चौधरी BMS। उनकी सेवा का शुल्क मात्र 5% है। अरिंदम का बचपन का सपना ही डॉक्टर बनना था। अपनी मां की लंबी बीमारी और गांव में चिकित्सा सुविधाओं की कमी ने उन्हें इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया था। उनके पिता नित्यानंद चौधरी इलाके के एक प्रतिष्ठित जमींदार हैं और उनका गुड़ बनाने का पुराना व्यवसाय गुड़घर आज भी बाजार में एक जाना माना नाम है। लेकिन अरिंदम को उस पुश्तैनी कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी माता अमृता देवी हमेशा शांत और मौन रहती हैं, पर उनकी आंखों में सब कुछ झलकता है। और उनकी छोटी बहन शिवली, जिसका जन्म माता पिता की 40 वर्ष की आयु के बाद हुआ था, वो पूरे घर की लाडली और सबका अंतिम सहारा मानी जाती है। अरिंदम और गायत्री की शादी एक तरह का पारिवारिक समझौता था, जिसने अब एक सुंदर रिश्ते का रूप ले लिया है। अरिंदम पर अपनी मां के शब्दों का गहरा प्रभाव था। उनके लिए मां की बात पत्थर की लकीर थी। मां कहती थी कि बहू घर की रोशनी होती है, और गायत्री वास्तव में उस दीपक की तरह थी, बिल्कुल शांत, गंभीर लेकिन प्रबुद्ध। अरिंदम ने दरवाजा खोला और बाहर जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने पाजामे पर पंजाबी कुर्ता पहनी थी और कंधे पर उनका वही पुराना डॉक्टरी बैग लटका था। कमरे में जाकर उन्होंने गायत्री से कहा, गायत्री, मेरा भोजन हरिदा के हाथ क्लिनिक भेज देना। उस समय गायत्री शिवली के सिर पर तेल मल रही थी। उसने चेहरा ऊपर उठाया और धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैंने सुन लिया, आप जाइए, मैं हरिदा से कहकर जल्दी भिजवा दूंगी। अरिंदम ने एक पल के लिए गायत्री की ओर देखा, मुस्कुराए और बाहर निकल गए। आंगन के पीछे पलाश के फूल खिल रहे थे और घर के भीतर नई बहू और शिवली की हंसी सुबह की हवा में घुल रही थी।
गायत्री और शिवली के बीच का रिश्ता वाकई विचित्र और गहरा था। पिछले कुछ महीनों में ये साफ दिखने लगा था कि गायत्री सिर्फ एक भाभी नहीं बल्कि शिवली के लिए एक बड़ी बहन और मां की परछाई बन गई है। वो सबको अपने भीतर समाहित कर लेने वाली स्त्री थी। शाम ढलते ही घर मिट्टी के दियों से जगमगा उठा। पढ़ाई के समय गायत्री शिवली की नोटबुक देख रही थी। कभी वर्तनी की गलतियों को सुधारती तो कभी उसे पाठ याद करवाती। रात को भोजन के समय गायत्री खुद खाने के बजाय शिवली को खिलाने लगती। गर्म चावल में घी और कद्दूकस किए आलू मिलाकर वो अपने हाथों से उसे निवाले खिलाती। और फिर शुरू होती कहानियों की वो जादुई दुनिया, कभी 3 राजकुमारों की कहानी तो कभी दादी की सुनी हुई वो पुरानी बात कि रात में दरवाज़ा खटखटाने पर उसे बिना देखे नहीं खोलना चाहिए। शिवली की आंखों में नींद छाने लगती और गायत्री मंत्र जपने जैसी धीमी आवाज में कहती, तुम सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे पास बैठी हूं। लेकिन एक रात अरिंदम काफी देर से घर लौटे। उनके पैर धूल से सने थे और हाथ में टिफिन था। दरवाजे पर खड़ी गायत्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी। उसने पूछा, आज इतनी देर क्यों हो गई? आप कहाँ गए थे? अरिंदम ने थके हुए स्वर में जूते उतारते हुए कहा, नक्सलपारा से एक बुखार का मरीज आया था। वो बुजुर्ग व्यक्ति आधा अंधा था और अकेले घर नहीं जा सकता था, इसलिए मैं उसे छोड़ने चला गया। गायत्री समझ गई कि उसके पति का सेवा भाव ही ऐसा है। वो बिना कुछ कहे उनके लिए पानी लाई और चूल्हे से गर्म करी का बर्तन उतारा। परंतु वो रात असामान्य थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। शिवली गहरी नींद में थी। कमरे के एक कोने में रखा लालटेन तूफान शांत जल रहा था। गायत्री लेटी तो थी पर उसकी नींद कच्ची थी। अचानक एक अजीब सी आवाज से उसकी आंख खुल गई। अरिंदम भी बिस्तर से उठ बैठे। उन्होंने कमरे में जलता हुआ वो लालटेन उठाया और बाहर की ओर देखने लगे। अरिंदम ने एक गहरी आह भरी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। गायत्री के मन में एक अजीब सी घबराहट उमड़ रही थी। वो सोचने लगी, रात के इस पहर ऐसा क्या काम आन पड़ा। वो धीरे से बिस्तर से उठी और खुद को चादर में लपेटकर चुपचाप दरवाजे की ओट से बाहर झांकने लगी। आंगन के ठीक बाहर कदम के पेड़ की घनी छाया में एक आकृति खड़ी थी। वो कद में लंबी थी और सिर से लेकर पैर तक एक काली चादर में लिपटी हुई थी। अरिंदम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े, हाथ में थामे लालटेन। तूफान की रोशनी में अरिंदम की परछाई जमीन पर लंबी हो रही थी, लेकिन उस आकृति की कोई परछाई नजर नहीं आ रही थी। वो खुद अंधेरे का एक हिस्सा लग रही थी। गायत्री ने देखा कि अरिंदम ने अपनी जेब से कागज में लिपटी कोई चीज निकाली और उस रहस्यमयी व्यक्ति को दे दी। तभी उस काली चादर के भीतर से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ देखकर गायत्री की आंखें फटी की फटी रह गईं। हालांकि वो एक इंसान का ही हाथ था, लेकिन उसकी त्वचा बुरी तरह जली हुई, काली और फटी हुई थी। उंगलियां मुड़ी हुई थीं और नाखून बेतरतीब ढंग से बढ़े हुए थे। लालटेन की धुंधली रोशनी में वो हाथ किसी अधजले शव के हिस्से जैसा डरावना लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जंगली मशरूम और जले हुए मांस की मिलीजुली महक। उस गंध ने गायत्री के मन को झकझोर कर रख दिया। उस आदमी ने वो कागज का पैकेट अपनी बगल में छिपा लिया और बदले में नोटों का एक मोटा बंडल अरिंदम की ओर बढ़ा दिया। अरिंदम ने पैसे लिए और वो आकृति वापस अंधेरे में गायब हो गई। गायत्री फुर्ती से बिस्तर पर लौट आई और चादर तानकर सोने का नाटक करने लगी। अरिंदम अंदर आए, चुपचाप लॉकर खोलकर पैसे रखे और बिस्तर के एक तरफ आकर ऐसे लेट गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आते ही गायत्री उठ बैठी। आंगन में सरसराहट हो रही थी। गायत्री ने शिवली को देखा और सामान्य होने की कोशिश करते हुए कहा, शिवली, आज राधा के घर साथ चलेंगे। तुम चावल चढ़ा दो, मैं दाल बना लेती हूं। शिवली चहकते हुए बोली, बौमनी भाभी, पता है कल रात मैंने आपके बारे में एक सपना देखा। आप पंख लगाकर उड़ रही थीं। गायत्री ने मुस्कुराकर कहा, कितनी शानदार कल्पना है तुम्हारी। दोपहर में आज हम गणित के सवाल हल करेंगे, अभी तुम जाओ। अरिंदम तैयार होकर क्लिनिक के लिए निकल गए। गायत्री का मन आज भारी था। कल रात का वो दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो आदमी कौन था? अरिंदम उसे क्या दे रहे थे? क्या उसके पति किसी गलत काम में शामिल हैं? शुक्रवार का दिन था। गांव के बाजार की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, लेकिन गायत्री का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। त्योहारी खुशबू चारों ओर फैली थी। सुबह से ही धूप खिली हुई थी। उस गुनगुनी धूप में एक ताजे पके हुए केक की मिठास जैसा पलाश डांगा बाजार सजा हुआ था। बाजार में तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। कहीं गायों और बकरियों की गंध थी तो कहीं लाल रंग के पेरे कंथा की दुकान, लकड़ी के खिलौनों के स्टॉल और हाथ से बुनी हुई मिट्टी की साड़ियां हर किसी का मन मोह रही थीं। इसी बीच गायत्री अपने घर के बरामदे में बैठी शिवली के बाल बांध रही थी।
हवा में तुलसी के बगीचे से आती पत्तियों की हल्की खुशबू तैर रही थी। गायत्री ने पूछा, शिवली, क्या तुम आज बाजार जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए तले हुए पापड़ और कुछ नया सामान भी खरीदूंगी। मैंने सुबह ही ये तय कर लिया था। शिवली ने उत्साह से कहा, मेरे साथ कोई नहीं है, तुम भी चलो। पर दादाजी तो नहीं जाएंगे। उनका कमरा तो आजकल बीमारियों और उदासी से भरा रहता है। मैं जानती हूं कि इन दिनों काम और थकान के सिवा उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। गायत्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही हूं। चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, मैं अपना बैग ले आती हूं। तुम्हें पता है कल रात मैंने सपने में क्या देखा? शायद कुछ नया, शिवली ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हारे सपने तो हमेशा किसी राजकुमारी के सपनों जैसे होते हैं। खैर, चलिए आज कुछ नया ही खरीदते हैं। बाजार पहुंचते ही रंगों की एक नई दुनिया खुल गई। चटाई पर साड़ियां सजी थीं और बांस के खंभों से लालटेनें लटक रही थीं। मिट्टी की गुड़ियों के बीच कहीं से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। गायत्री एक लाल बॉर्डर वाली साड़ी की तलाश में आगे बढ़ी। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत तेल चित्रकला ऑयल पेंटिंग पर पड़ी। तस्वीर में तालाब के किनारे एक लड़की खड़ी थी, जिसके बाल गीले थे और हाथ में पकड़ा घड़ा धीरे धीरे पानी में जा रहा था। वो चित्र इतना सजीव था कि गायत्री ने उसे तुरंत खरीद लिया। साथ ही थोड़ा चावल, सूखी मिर्च और 2 रिबन लेकर वे घर लौट आए। रात हो चुकी थी। आंगन में सन्नाटा पसरा था और आकाश में चंद्रमा आधा खिला हुआ था। अरिंदम काफी देर से घर लौटा। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वो कमरे में गया, उसकी नज़र दीवार पर टंगी उसी नई तस्वीर पर ठहर गई। तूफान की रोशनी, लैंटर्न में वो तस्वीर चमक रही थी। तालाब की सीढ़ियों पर खड़ी वो लड़की, उसके गीले बाल और पानी में डूबी साड़ी। अरिंदम उसे बस देखता ही रह गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, गायत्री, तुम्हें ये कहाँ से मिली? यह तस्वीर कितनी विचित्र और सुंदर है। मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूं। गायत्री ने शिवली के लिए तेल लाते हुए मुस्कुराकर कहा, आज बाजार में मुझे इस तस्वीर ने बहुत आकर्षित किया तो मैंने इसे खरीद लिया। अरिंदम कुछ देर चुप रहा, फिर गहरे एहसास के साथ बोला, बहुत अच्छा किया, पर मुझे अफसोस है, जब से हमारी शादी हुई है मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे पाया। मैं हमेशा काम में ही इतना व्यस्त रहता हूं कि। इस बात पर दुखी मत होइए। बिल्कुल नहीं। जब हमारे पास काम कम होगा तब हम कहीं घूमने जाएंगे। मैं जाऊंगा। यह मुझे वास्तव में कहाँ ले जाएगा? समुद्र। क्या आपने इसे कभी देखा है? अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए। अन्यथा यदि शांति निकेतन नहीं तो पहाड़। मैं दार्जिलिंग में कहीं जरूर जाऊंगा। इसलिए अब से मैं केवल समुद्र ही देखूंगा। हम 2 लोगों के बीच वहां जाएंगे। अचानक कुछ पल की शांति और सुकून का माहौल छा गया। बाहर आंगन में उल्लू बोल रहा था और दूर से कुत्ते की आवाज आ रही थी। कमरे के कोने में रखी तेल चित्रकला ऑयल पेंटिंग में बनी महिला एक रहस्यमय चुप्पी में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी। मैं उसे देखता रहा, आनंद के भीतर दुख का घोंसला। यह समझने में समय नहीं लगता कि बीज जीवन के अनुभवों से भरे होते हैं। जैसे लगातार धूप के बाद अचानक हल्के बादल छा जाते हैं, या फिर फाल्गुन के उत्सव के बीच श्मशान घाट से आती घंटियों की आवाज, वैसे ही गायत्री और अरिंदम की इस सुखद गृहस्थी में एक अनजानी परछाई ने प्रवेश कर लिया था। ये बहुत धीरे धीरे और शांति से शुरू हुआ। दोपहर का समय था। आंगन में लगी तुलसी तपती गर्मी में खिल रही थी और दूर जंगल में हवा चल रही थी। शिवली बरामदे में बैठकर लकड़ी की गुड़ियों से खेल रही थी। अचानक उसने देखा कि बाउमनी गायत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने पूरे घर की खाक छानी, रसोई, गौशाला, आंगन, कोई भी जगह उसने बाकी नहीं छोड़ी। जब वो हारकर रोने ही वाली थी, तभी उसकी आंखें घर के पीछे की ओर ठहर गईं। वो छाया जो घर के पीछे स्नान स्थल पर पड़ती है, जहां बांध से पानी नीचे आता है, गायत्री वहां बैठी थी। शांत, स्थिर और बिखरे हुए बाल। उसकी सफेद साड़ी गीली होकर शरीर से चिपकी हुई थी। उसने अपने पैरों को फैला रखा था और उन्हें मिट्टी से ढक दिया था। वो बार बार अपना हाथ अपने सिर पर फेर रही थी, जैसे अपना पूरा अस्तित्व मिटा देना चाहती हो। शिवली ये देखकर स्तब्ध रह गई। वो चुपचाप थोड़ा आगे बढ़ी और कांपती हुई आवाज में पुकारा, बाउमनी। गायत्री चुपचाप बैठी रही। फिर बहुत धीरे से और असामान्य तरीके से उसने अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन की हड्डियों से चटकने जैसी आवाज आई। उसकी आंखें इंसानी नहीं लग रही थीं, वे धुंधली थीं। उनमें न बादल थे न धूप। वे आंखें जैसे घोर अंधकार से बनी थीं और पानी की रोशनी में चमक तो रही थीं, पर उनके अंदर कोई जीवन नहीं था। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई, जो हंसी नहीं बल्कि एक क्रूर मजाक जैसा था। गीले बाल चेहरे के एक तरफ लटके हुए थे और होंठ अजीब तरह से सिकुड़े हुए थे।
ऐसा लग रहा था मानो वो शिवली को निगल जाएगी। एक पल के लिए शिवली की सांसें थम गईं। वो डरकर घर की ओर दौड़ी, रास्ते में गिरी, फिर उठी और भागती रही। शाम बीत गई। पूर्णिमा के चांद की रोशनी आंगन में फैल गई थी। उस समय गायत्री बिस्तर पर थी और उसका शरीर भीषण बुखार से जल रहा था। अरिंदम उसके सिर के पास बैठा माथे पर ठंडी पट्टियां रख रहा था। गायत्री की हालत देखकर उसे स्पष्ट समझ आ गया था कि उसके अंदर अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहीं न कहीं एक गंभीर बीमारी ने जड़ पकड़ ली थी। अरिंदम की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो खुद को संभालते हुए बगल वाले कमरे में खारे पानी का पाइप, आईवी ड्रिप लगाने की तैयारी करने लगा। वो डिब्बे से दवा निकाल ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र शिवली पर पड़ी। शिवली यहाँ क्या कर रही है और इस तरह रात के अंधेरे में क्यों छिपी है, वो सोचने लगा। शिवली कमरे के एक कोने में बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं और वो गायत्री की ओर एक बार भी नहीं देख रही थी। अरिंदम उसके पास जाकर खड़ा हुआ तो शिवली झटके से उठ गई। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और इससे पहले कि अरिंदम कुछ कह पाता, शिवली दौड़कर बाहर निकल गई। ऐसा लगा मानो उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था, या फिर उसके अंदर जो खौफ था उसे बयां करने का कोई फायदा नहीं था। अरिंदम कुछ देर तक सन्न खड़ा रहा। उधर बिस्तर पर लेटी गायत्री बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। उसके चेहरे से अस्पष्ट फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। तुम आज भी वैसे ही हो। तुमने वो पाप किया है, इंसान। वो आज भी आता है, इसे अभी रोको। अरिंदम को गहरा सदमा लगा। कमरे की हवा ठंडी थी, फिर भी उसके माथे से पसीना टपक रहा था। गायत्री के होठों से निकलती वो आवाज और दोपहर वाली भयानक हंसी की परछाई अब भी कमरे में महसूस हो रही थी। अरिंदम पलंग के बगल में बैठ गया। उसे अपने सीने में एक भारीपन महसूस हुआ। एक निर्जीव, अलौकिक भय ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। इस घर के भीतर आखिर चल क्या रहा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। अपनी पत्नी के चेहरे को घूरते हुए उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां नींद नहीं थी, केवल अनकही बातें और एक अनजाना सा आपराधिक इतिहास, क्रिमिनल पास्ट दबा हुआ प्रतीत हो रहा था। सुबह की हल्की हवा में तुलसी के पत्ते बड़ी कोमलता से झूल रहे थे, मानो किसी पुराने गीत की मधुर धुन पर नाच रहे हों। गायत्री उस ठंडी हवा के बीच बालकनी पर खड़ी थी। वो केतली से अदरक वाली चाय कप में डाल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कल रात का वो उग्र बुखार और वो डरावनी बकवास महज एक बुरा सपना था। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी और होठों पर एक हल्की खामोश मुस्कान। उसने अरिंदम को चाय देते हुए कहा, लो, थोड़ी अदरक वाली चाय पी लो। आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, चाय ठंडी हो जाएगी। अरिंदम ने खामोशी से चाय का कप हाथ में ले लिया। उसने पास बैठी शिवली की ओर देखा। गायत्री ने शिवली से प्यार से कहा, बैठ जाओ और यह कविता पढ़ो। शिवली चुपचाप गायत्री को देखती रही। उसकी आंखों में अत्यधिक थकान और डर की गहरी छाया थी। वो पूरी रात किस अंधेरे और दहशत में रही थी, ये उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। गायत्री वहां बड़ी हैरानी से अरिंदम को देख रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, सिर्फ आपके चेहरे को देखकर क्या कहूं? ऐसा लगता है अरिंदम, जैसे तुमने दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया हो। अरिंदम ने फिर धीमी आवाज में कहा, कल रात हम में से कोई भी सो नहीं सका। तुम्हें तेज बुखार था और तुम बहकी बहकी बातें कर रही थीं, याद है? गायत्री ने हाथ में चाय का प्याला पकड़े हुए सामान्य लहजे में कहा, नहीं तो मैं तो समय पर सो गई थी, मुझे कुछ याद नहीं। वो अरिंदम को बस घूरने लगी। उसकी आंखों में आस्था और संदेह के बीच एक धुंधली सी लकीर दिखाई दे रही थी, जैसे वो कुछ छिपा रही हो या सच में अनजान हो। गायत्री रसोई की ओर चली गई, लेकिन शिवली अब भी सन्नाटे में डूबी थी। इन दिनों गायत्री के सास ससुर 1 महीने के लिए तीर्थयात्रा पर गए हुए थे। शिवली की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी गायत्री ने खुद ली थी, ताकि वो घर में सुरक्षित महसूस करे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। आज अरिंदम का मन चैम्बर क्लिनिक जाने का बिल्कुल नहीं था। उसने फैसला किया कि वो आज घर पर ही रुकेगा। दोपहर में जब गायत्री सो गई, तब उसने शिवली को बालकनी में अपने पास बुलाया और पूछा, मुझे सच बताओ शिवली, आखिर क्या हुआ है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? शिवली काफी देर तक सिर नीचे किए चुप रही। फिर उसने कांपते गले से फुसफुसाते हुए कहा, दादा मोनी, उस दिन स्नान स्थल पर उनका चेहरा देखा था आपने? उनकी आंखें, वे पूरी तरह बदल गई थीं। उनके होठों के कोने पर एक ऐसी मुस्कान थी जो हंसी नहीं बल्कि खौफ थी। मैं बहुत डरी हुई हूं। शिवली ने रुककर अरिंदम की आंखों में झांका और वो कह दिया जिसका डर था, क्या आपको अपनी पूर्व पत्नी याद है? या फिर इस सब में कोई और शामिल है? अरिंदम स्तब्ध रह गया। उसकी हथेलियों में पसीना जम गया। उसकी आंखों की सिलवटों में पुराने विचारों और यादों की एक गहरी लकीर उभर आई। उस शांत,
हवा रहित दोपहर की रोशनी में वो पुराना घर खुले आसमान के नीचे खड़ा किसी अनहोनी की आशंका से खामोशी से कांप रहा था। पूरा दिन एक धुंधली खामोशी की तरह बीत गया। गायत्री पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। वो अब बहुत कम बोलती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी भिन्नता, अजनबीपन आ गई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात वो गंध थी जो उसके शरीर के करीब जाते ही महसूस होती थी। जैसे ही अरिंदम उसके पास से निकलता, उसे कुछ सड़ने की गंध आती। पहले उसे लगा कि ये रसोई से आ रही बासी करी की गंध होगी, पर जल्द ही उसे स्पष्ट हो गया कि यह बदबू गायत्री के शरीर से ही आ रही है। ये सड़े हुए गीले कपड़ों या किसी फटी हुई चावल की बोरी के सड़ते हुए ढेर जैसी गंध थी। ये एक ऐसी घृणित गंध थी जो नाक से नहीं बल्कि सीधे दिल को झकझोर देती थी। पूर्वी आकाश में शाम ढलने लगी थी। नीले बादलों की लहरें और खजूर के पेड़ों के पीछे छिपती परछाइयां वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। पक्षी अपनी आखिरी उड़ान भरकर घोंसलों की ओर लौट रहे थे। अरिंदम ने गौर किया कि आज गायत्री ने घर की चौखट पर दीपक नहीं जलाया था। जहां वो रोज अपने हाथों से सफाई करती और जोत जलाती थी, आज वहां केवल सन्नाटा था। वो बिस्तर के एक तरफ लेटी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, लेकिन शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। बुखार का अब कोई नामोनिशान नहीं था। अरिंदम ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो किसी ऐसी गहरी नींद या शून्य में खो गई थी जहां से लौटना मुश्किल लग रहा था। ठीक उसी समय निमाई भट्टाचार्य की पत्नी चाची आईं। आज उनके पोते का जन्मदिन था और शिवली को निमंत्रण पर जाना था। वे बालकनी पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थीं। अरिंदम ने घड़ी की ओर देखा और झेंपते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था चाची। गायत्री की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। चाची ने सहानुभूति जताते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, उसे आराम करने दो। तुम उसका ख्याल रखो। मैं शिवली को खुद तैयार करके ले जाती हूं और कार्यक्रम खत्म होते ही उसे वापस छोड़ जाऊंगी। अरिंदम काम के दबाव और मानसिक तनाव में यह सब पूरी तरह भूल चुका था। चाची ने प्यार से शिवली के गाल सहलाए, उसका चेहरा पोंछा और उसे अपने साथ ले गईं। रात के ठीक 9 बज रहे थे। ग्रामीण बंगाल का वो चिरपरिचित सन्नाटा चारों ओर छा गया था। घर में अब केवल अरिंदम था और वो निर्जीव सी लेटी गायत्री। बाहर जुगनू धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। दूर बांस के झुरमुटों से किसी पक्षी की पुकार और कभी कभी लोमड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। ऐसा लगता था मानो रात का अंधेरा सारी रोशनी को निगल जाने पर आमादा हो। कमरे के एक कोने में हल्की लालटेन हरिकेन लैंप जल रही थी। उसकी रोशनी में दीवारों पर बनी परछाइयां कांप रही थीं, मानो वे निर्जीव न होकर खुद के दम पर जीवित हों और इधर उधर हिल डुल रही हों। उसी क्षण अरिंदम की नजर उस तस्वीर पर पड़ी जिसे गायत्री बाजार से लाई थी। उस चित्र में हाथ में घड़ा लिए एक महिला जलाशय के किनारे खड़ी थी। उसकी साड़ी और बालों से पानी टपक रहा था। अरिंदम को याद था कि जब भी उसने पहले इस तस्वीर को देखा था, महिला का चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था, केवल उसकी पीठ और मुड़े हुए कंधे दिखाई देते थे। लेकिन आज तस्वीर में कुछ बदलाव आ चुका था। अरिंदम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और तस्वीर के करीब ले गया। उसकी आंखों में अविश्वास था और डर के मारे उसका जबड़ा कस गया था। तस्वीर में दिख रही महिला का चेहरा अब थोड़ा सा मुड़कर सामने की ओर देख रहा था। वह चेहरा बहुत ही जाना पहचाना था। हालांकि वो थोड़ा धुंधला और अस्पष्ट था, फिर भी अरिंदम उसे पहचान सकता था। अरिंदम का दिमाग हजारों साल पुरानी यादों को समेटने की कोशिश करने लगा। ये महिला कौन थी? उसने इसे कहाँ देखा था? वो भले ही नाम याद न कर पा रहा हो, लेकिन वो जानता था कि वो इस चेहरे को कभी भूल नहीं सकता। उसकी छाती तेजी से धड़कने लगी और एक अज्ञात भय से उसकी गर्दन के रोंगटे खड़े हो गए। लालटेन उसके हाथ से छूटने ही वाली थी कि वो धड़ाम से लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। पसीने से उसकी कमीज का कॉलर भीग चुका था। रात के उस भारी सन्नाटे में अचानक उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत करीब खड़ा होकर सांस ले रहा हो, ठीक उसकी गर्दन के पास। अरिंदम कुर्सी पर बैठा हाँफ रहा था। हवा कमरे में थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो वो सांस नहीं ले पा रहा। उसके सिर के पिछले हिस्से के बाल पसीने से चिपक गए थे। यहीं से उस घटना की शुरुआत हुई जो न तो पूरी तरह सपना थी और न ही पूरी तरह हकीकत। अरिंदम ने एक ऐसी दुनिया में कदम रख दिया था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी न था। दीवार पर टंगी वो तेल चित्रकला, ऑयल पेंटिंग, अब केवल एक पेंटिंग नहीं रही थी। अरिंदम की आंखें डर से बंद थीं, लेकिन तभी उसे एक थरथराहट महसूस हुई। उसने आंखें खोलीं तो देखा, तस्वीर के भीतर का वो तालाब हिल रहा था। पानी की एक हल्की लहर उसके ऊपर से गुजरी। फिर एक भयानक भ्रम की तरह उस तस्वीर वाली महिला की प्रतिमा ने हलचल शुरू की। घड़ा पकड़े हुए वो महिला सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अचानक रुक गई। उसके बाद दृश्य पूरी तरह जीवंत हो उठा। एक पैर,
फिर दूसरा पैर। उसने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और सीधे अरिंदम की आंखों में झांका। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो तेज, क्रूर और दुर्भावनापूर्ण, मिलिशियस थी। तभी अरिंदम को वही डरावनी आवाज सुनाई दी, हड्डियों के जोड़ों के चटकने की आहट। उसकी गर्दन में चक्कर आने लगा। अरिंदम का गला सूख गया और उसकी आवाज जैसे अंदर ही कहीं फंस गई। उसे दिखा कि तस्वीर के भीतर का पानी अब दीवार की दरारों से बाहर रिस रहा था। वो पानी नहीं था, बल्कि तेल जैसा एक चिपचिपा तरल पदार्थ था जो दीवार पर सांप की तरह रेंगता हुआ फर्श पर फैलने लगा। कमरे में एक भयानक ठंडक और गीलापन छा गया। अरिंदम ने देखा कि पेंटिंग वाली महिला अब तस्वीर के बिल्कुल किनारे पर आ खड़ी हुई थी। अब उसकी पीठ नहीं, बल्कि उसका चेहरा पूरी तरह सामने था। वे आंखें, वे अरिंदम को निगल जाने पर आमादा थीं। अचानक अरिंदम के दिमाग में एक नाम कौंधा, सोमलता सेन। कॉलेज के दिनों की एक दोस्त का चेहरा, वो जिसे अरिंदम कभी प्यार करता था, या शायद उसे ऐसा लगता था। लेकिन क्या वो वाकई प्यार था? नहीं, वो एक अमावस्या की शाम थी। सोमलता को अरिंदम के काले कारनामों का पता चल गया था। मेडिकल कॉलेज में शवों की तस्करी और मादक पदार्थों के व्यापार में अरिंदम के शामिल होने की खबर उसे मिल चुकी थी। वो इन बुरे कृत्यों को उजागर करना चाहती थी। अरिंदम ने उसे रोकने के लिए शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन सोमलता सहमत नहीं हुई। उसने दो टूक कह दिया था, मुझे तुमसे नफरत है अरिंदम। उसका इनकार सुनते ही अरिंदम गुस्से से पागल हो उठा। उसने एक जोरदार धक्का दिया और सोमलता को गहरे पानी में फेंक दिया। सोमलता की आंखें फटी रह गईं, उसके हाथ हवा में मदद के लिए छटपटाए, लेकिन अरिंदम ने निर्दयता से उसे डूबते हुए देखा। वो तैरना नहीं जानती थी। धीरे धीरे वह गहरे पानी में समा गई। उसकी वो खामोश चीख आज भी अरिंदम के कानों में गूंज रही थी। 2 दिन बाद वो सूजा हुआ और विकृत शरीर तालाब से बाहर निकला था। पुलिस ने शव बरामद किया और तब से 8 साल बीत चुके थे। अरिंदम को लगा था कि वो सब कुछ भूल चुका है और सब पहले जैसा हो गया है। लेकिन आज रात जब उसने बिस्तर की ओर देखा तो बिस्तर खाली था। गायत्री कहाँ थी? अचानक बिस्तर के ऊपर से कुछ टपकने लगा। वो पानी नहीं था। बिस्तर की चादरें धीरे धीरे एक गाढ़े, लाल और कच्चे खून से भीगने लगीं। ठंडे खून और पके हुए मांस की एक घिनौनी गंध कमरे में भर गई, जैसे किसी का ताज़ा घाव अभी भी रिस रहा हो। अरिंदम का सिर चकराने लगा। उसे अपनी गर्दन के दोनों ओर 2 ठंडे, गीले हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वो कोई मानवीय स्पर्श नहीं था, वो एक पुराने शव की सड़ी हुई त्वचा थी जो सालों से पानी में भीगी हुई थी। खून से सने हुए हाथ और फटे हुए नाखून अरिंदम के कंधों को इतनी जोर से दबा रहे थे कि हड्डियां टूटने लगीं। उसकी गर्दन के पास लंबे, उलझे हुए गीले बाल सांप की तरह फैलने लगे, जिनसे सड़ी हुई बदबू आ रही थी। अंधेरे में एक साया खड़ा था, जिसकी उपस्थिति केवल डर से महसूस की जा सकती थी। अरिंदम, तुम्हें याद है तो मुझे सब कुछ बता दो, वो आवाज गूंजी। वो गला ऐसा लग रहा था मानो पानी से भरा हो, लेकिन उसमें सोमलता की पुरानी सुरीली आवाज की झलक थी। तुम अभी भी नहीं बदले। आज भी रात के अंधेरे में उन काले लबादे वाले तस्करों को ट्रक सप्लाई करते हो। अरिंदम ने कांपते हुए धीरे से सिर घुमाया। उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से भी भयानक था। वो गायत्री थी, लेकिन वो गायत्री नहीं थी। उसकी आंखें अंधेरे कुएं की तरह काली और गहरी थीं। चेहरा पानी में डूबे रहने के कारण सूज गया था। उसका शरीर मिट्टी की तरह गला हुआ लग रहा था, जैसे छूते ही पिघल जाएगा, लेकिन उसमें राक्षसी शक्ति थी। अरिंदम फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो, गायत्री को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया। इस बार उस साये की आवाज में धातुओं के टकराने जैसी तीव्रता थी। सोमलता, जो अब गायत्री के भीतर निवास कर रही थी, गरज उठी, क्षमा जैसी कोई चीज नहीं है अरिंदम, क्या तुम डूबने का दर्द जानते हो? उसने आगे कहा, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था, पर एक डॉक्टर के नाते तुम्हारा सम्मान करती थी। लेकिन तुमने प्यार के नाम पर मुझे अकेले बुलाकर मेरा शरीर और मेरी आत्मा कुचलने की कोशिश की। जब मैंने मना किया तो तुमने मुझे तालाब में धक्का दे दिया। मैं तुरंत नहीं मरी थी अरिंदम, मैं मदद के लिए चिल्लाई पर तुमने नहीं सुना। उस बर्फीले पानी में दम घुटने का वो एहसास, वो बेबसी, आज वही मौत मैं तुम्हें उपहार के रूप में दूंगी। चेहरा ढककर फूट फूट कर रोने लगा। वो गिड़गिड़ाया, मुझसे गलती हो गई, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपनी जान नहीं खोना चाहता। गायत्री के होठों पर संतोष की एक ठंडी मुस्कान तैर गई। कमरे के फर्श पर अब खून रिसने लगा था। देखते ही देखते वो खून की एक पतली परत से पूरे घर में फैल गया। पहले घुटनों तक, फिर कमर तक। ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर किसी गहरे लाल जलाशय के ऊपर तैर रहा हो। अरिंदम धीरे धीरे उस गाढ़े खून में डूबने लगा। उसका गला, उसका मुंह और फिर उसकी आंखें, सब कुछ उस खौफनाक तरल में समाने लगा। गायत्री या शायद सोमलता उठी और उसने अपने हाथ अरिंदम के कंधों पर रख दिए।
वो अरिंदम की छाती पर पैर लटकाकर बैठ गई और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। अरिंदम ने अपनी आखिरी सांस लेने के लिए छटपटाहट दिखाई, लेकिन ये सांस वैसी नहीं थी जैसी उसने पिछली बार ली थी। ये सांस पानी की तरह नहीं, बल्कि खून की तरह गाढ़ी और भारी थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। एक शाश्वत सन्नाटा, हमेशा के लिए। अरिंदम के मुख से निकली वो अंतिम सांस हवा में विलीन हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन हो गया और उसकी आंखें हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गईं। अगली सुबह जब घर में धूप आई तो उस रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। पूरा घर एक भयावह सन्नाटे की चादर ओढ़े खड़ा था। आसपास के पक्षी भी चहकने से डर रहे थे। धीरे धीरे गांव वाले अरिंदम के घर के आंगन में जमा होने लगे। कुछ की आंखों में हैरानी थी तो कुछ के चेहरे पर गहरा डर। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या ये मौत स्वाभाविक है? बालकनी की लकड़ी की बेंच पर गायत्री बिना किसी हलचल के बैठी थी। उसके चेहरे पर दुख या सुख की कोई लकीर नहीं थी। सुबह की धूप उसकी आंखों की पुतलियों में प्रतिबिंबित तो हो रही थी, लेकिन उसके अंदर केवल एक विशाल शून्य था। लोग रो रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन कोई भी आवाज गायत्री के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो गायत्री अब इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं रही। आंगन के एक दूर कोने में पत्थर की मूर्ति की तरह शिवली बैठी थी। उसकी आंखों से खामोश आंसू बहकर गालों पर गिर रहे थे। उसे बार बार वही डरावना चेहरा और वही भीगा हुआ शरीर याद आ रहा था जिसे उसने उस दिन स्नान स्थल के पास देखा था। वो जानती थी कि इस घर के भीतर क्या हुआ है, लेकिन उस सच को कहने की ताकत उसमें नहीं थी। शिवली गहराई से जानती थी कि सामने बैठी ये महिला उसकी वो बावमोनी भाभी नहीं है। उसे ये भी आभास हो गया था कि शायद वो पुरानी गायत्री अब कभी वापस नहीं लौटेगी। जब निमाई भट्टाचारी की पत्नी शिवली को लेकर रात में घर वापस आईं तो सबसे पहले उनकी नजर अरिंदम के शव पर पड़ी। वे अत्यधिक भय से चिल्ला उठीं, अरे बेटा, यह क्या हो गया? उनकी आंखों के सामने पड़ा अरिंदम का शरीर अब मानवीय नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा इस कदर झुर्रीदार हो चुकी थी मानो उसके शरीर की एक एक कोशिका से जीवन निचोड़ लिया गया हो। उसके होठों के कोनों पर झाग था और आंखें आधी खुली थीं। अरिंदम के चेहरे पर दर्द तो नहीं था, लेकिन मृत्यु का एक भयावह चिन्ह स्पष्ट था। बाद में हुए चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर भी हैरान रह गए। उन्हें मौत का कोई जैविक कारण नहीं मिला। अरिंदम का शरीर वैसा ही था जैसे किसी शव को पानी की अतल गहराइयों से बाहर निकाला गया हो, जबकि आश्चर्य की बात यह थी कि उस कमरे में पानी का नामो निशान तक नहीं था। शिवली ने बरामदे में बैठी गायत्री की ओर एक बार फिर देखा। गायत्री की नजरें दूर आकाश की ओर टिकी थीं। उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी, लेकिन वो जीवन की थकान नहीं, बल्कि एक आत्मा के पारगमन, ट्रांसमाइग्रेशन की थकान थी। उस दिन के बाद से शिवली ने गायत्री को फिर कभी बावमोनी कहकर नहीं पुकारा। जब भी वो पुकारना चाहती, उसके गले में एक गांठ सी बन जाती और आवाज बाहर नहीं निकलती। वो मन ही मन समझ चुकी थी कि ये चेहरा उसका अपना नहीं है। इस देह के भीतर कोई और आत्मा निवास कर रही है, कोई ऐसा जो केवल अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए अपने घर लौट आया था।